नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हूँ। बहुत ही तेज़ी से तब्दीली हो रही है, 4-5 चीज़ें अपनी जगह पे खड़ी हुई हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का ऑर्डर आ चुका है, दूसरी तरफ आज इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल दे दिया है आपके 15 या 14 मई का, और इस सिलसिले में एक क्वेश्चन भी है, ज़रूर करूँगा। मेरे साथ एक एडवोकेट भी हैं। दूसरी तरफ पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी है और वो सदर साहब ने उसकी इज़्ज़त अफजाई कर रहे हैं अभी, और इसी तरह से हुकूमत ने इस ऑर्डर को मुस्तरद कर दिया है टोटली, और वाज़े तौर पर बावर कराया है कि इलेक्शन अपने वक्त में होगा, और वो चारों असम्बलियों का और मरकज़ का, यानी 8 अक्टूबर को। और इस सिलसिले में पार्लियामेंट में तकारीर जारी और सारी हैं। तो अब देखना ये है कि इस सिलसिले में आगे होगा क्या, क्योंकि एक तरफ PTI ने आज वाज़े तौर पे कहा है कि जिस काबीना ने और वज़ीर आज़म ने 3 रुकनी बेंच का हुक्म नहीं माना है, उन सब के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का केस होगा। तो अगर इन सब को तौहीन अदालत लग गई तो फिर क्या हुकूमत घर जाएगी? या एक और इत्तला है कि चीफ जस्टिस समेत एक और जज के ख़िलाफ़ रेफरेंस दाखिल किया जा रहा है सॉलिड पॉइंट्स के ऊपर, और अगर वो रेफरेंस हुकूमत प्राइवेटली, क्योंकि ज़ाहिर है हुकूमत अगर इनिशिएट करती है फेडरल हुकूमत के ज़रिए तो वहाँ सदर साहब फिर रोक लेंगे। तो प्राइवेटली अगर वो रेफरेंस देती है और वो रेफरेंस चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ है, तो फिर जाहिर है कि उस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चीफ जस्टिस तो नहीं बैठेंगे, फिर सीनियर जज को ये मौका दिया जाएगा कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाए। तो कहाँ पहुँचेंगे, क्या होगा, ये इंतखाबात होंगे भी नहीं होंगे, इन पे बात करेंगे। हमारे साथ है जनाब अली मोहम्मद ख़ान साहब, सदर मुमलिकत बराए पार्लिमानी अमूर, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आपका बहुत शुक्रिया सर। एक नाम और भी है इनका, एडवोकेट अली मोहम्मद के साथ इंजीनियर एडवोकेट अली मोहम्मद साहब, बहुत शुक्रिया सर। खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, सीनियर सियासतदान, आपका बहुत शुक्रिया। हसन रज़ा पाशा साहब, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल, एक बड़े सीनियर वकील हैं, उनका ये बहुत शुक्रिया, उन्होंने ज्वाइन किया। अली मोहम्मद ख़ान से शुरू करता हूँ। इस वक्त कहा गया है, इमरान खान ने कहा है कि जी चीफ जस्टिस जो है वो कौम का बाप होता है, और जो फैसला किया है हमें वो मान जो है वो कबूल है। जी जनाब, क्या होगा अब इस फैसले के बाद? एक तरफ तो हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया, दूसरी तरफ पार्लियामेंट की कानून साजी है, कब तक रोक सकेंगे, तीसरी तरफ आप जा रहे हैं तौहीन अदालत के लिए उसके ऊपर, काबीना के ऊपर और वज़ीर आज़म के ऊपर। और क्या इलेक्शन आप समझते हैं कि वाकई हो जाएगा सर 15 मई या 14 मई को? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। आपने बड़ी पुरानी याद ताज़ा की। हाँ, इंजीनियर बिल्कुल मैं हूँ, किसी ज़माने में इंजीनियरिंग भी की थी, लेकिन फिर वकालत और उसके बाद सियासत की नगरी में आके तो अब रोड्स और ब्रिजेस बनाना तो कोई बहुत ही किस्सा पारीना की बातें लगती हैं, लेकिन बहरहाल वो भी मेरी जिंदगी का एक हिस्सा था। समझदार आदमी थे सर आप। मेरे ख्याल में मैं अपने जो हमारे बच्चे हैं, नौजवान जो पढ़ रहे हैं, उनको जरूर ये मैं सजेस्ट करूंगा कि चाहे आप जिस भी फील्ड में हो, मैथ्स जरूर पढ़ें। इंजीनियरिंग में वैसे मैथ्स होती है, तो मैथ्स आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को बहुत ज्यादा रिफाइन करती है। बहरहाल आपके सवाल की तरफ आते हैं डॉक्टर साहब। कल का जो फैसला है जो मोहतरम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आया, उस पर मैंने अपनी एक राय का इजहार किया है कि बहैसियत सियासी कारकुन तहरीक इंसाफ के एक वर्कर के, तो मेरे लिए खुशी की बात है कि जो मेरे लीडर और हमारी जमात की डिमांड थी कि इलेक्शन आइन के मुताबिक वक्त पे हों, जो भी उसका टाइम फ्रेम बनता है, उसमें डिले आया, लेकिन उस डिले को अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के बाद जाहिर है अब 14 मई तारीख आ गई है। लेकिन मेरे लिए उससे ज्यादा खुशी की एक और बात है, और वो है एज अ पाकिस्तानी और एज अ लॉयर मेरे लिए खुशी की बात यह है कि कल अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुदा न खास्ता नजरिया जरूरत पे चला जाता, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी की तरफ चला जाता, तो उससे जो पाकिस्तान के कमजोर तबकात हैं, जो वो तबकात जो हमेशा
पावर्स ने जिनको सबड्यू किया है, चाहे वो किसी भी सूरत में हो, चाहे वो मार्शल लाई दौर हो या वो सिविल मार्शल लॉ हो या बराए नाम डेमोक्रेसी हो, तो उसमें जो कमजोर तबकात हैं उनको हमेशा रगेदा गया है। और कभी भी जो पाकिस्तान का कानून है वो कमजोर तबकात की मदद के लिए नहीं आया। हाँ, इसमें इल्ला माशाल्लाह मौके आए जब हमारी जुडिशरी खड़ी भी हुई, लेकिन ये जो कल का फैसला है इससे बिल्कुल क्लियर हो गया है कि कोर्ट रूम नंबर 1 में मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नीचे जो ऑनरेबल बेंच बैठा, तो जस्टिस मुनीर साहब मरहूम का डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी वहां पे कल दफन हो गया। कल हमारा सुप्रीम कोर्ट खड़ा रहा है, लेटा नहीं है। हमारे लिए खुशी की बात होनी चाहिए कि स्टेटस को के सामने हमारी अदालत खड़ी हो गई है, और जब सुप्रीम कोर्ट खड़ी होती है तो पाकिस्तान की हजारों जो अदालतें हैं और जो लाखों वकला हैं वो भी खड़े हैं, काला कोर्ट भी खड़ा है। बाकी ये एक तारीख का हिस्सा है। आज हम अपोजिशन में हैं, मियां साहब हुकूमत में हैं, कल हम हुकूमत में होंगे, वो अपोजिशन में होंगे। एक घर, एक जगह ऐसा जरूर हम छोड़ दें जहां अपने झगड़े निपटाने के लिए हम आ सकें। ये जो एक ट्रेंड चल पड़ा है, मैं समझता हूं डॉक्टर दानिश साहब, ये हम आग से खेल रहे हैं। जो हम ये मुख्तलिफ जो एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन किसी भी अदालत में हो सकता है, एक बेंच में हो सकता है, लेकिन उसको लेके जो लोग अपना एक सियासत चमकाने की तरफ चल पड़े हैं, मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को डिवाइड करके मुल्क को नुकसान होगा, पाकिस्तान को नुकसान होगा। और जितने भी हमारे ऑनरेबल जज साहिबान जिन्होंने अपने आप को रिक्यूज किया है, इंक्लूडिंग ऑनरेबल जस्टिस जनाब काजी फायद ईसा साहब और जितने ऑनरेबल जज साहिबान हैं, इनमें से किसी एक जज का भी स्टेटेड ओपिनियन ये नहीं है कि आप 90 डेज में इलेक्शन ना करें, आर्टिकल 224 को परसू ना करें। उनका सिर्फ ये एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया था कि चूंकि लोअर जुडिशरी में, वो भी सुपीरियर जुडिशरी ही है, लाहौर हाई कोर्ट में चूंकि इस पे केस चल रहा है तो आप इसको डायरेक्टली अभी ना लें। अदरवाइज इस पे मेरा ख्याल है तमाम जजेस एक पेज पे हैं कि इलेक्शन शुड बी हेल्ड within 90 days according to article 224 of constitution of पाकिस्तान। बाकी मैं एक बार फिर ये कहूंगा कि इस वक्त तो जो हमारी सियासी जमातें हैं उनके लीडरान बिलखुसूस हमारी अपनी जमात, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, प्लस 2-3 और सब्सिडरी लेकिन बड़ी जमातें, जमीयत उलमा इस्लाम, MQM, ANP, ये सारी जमात इस्लामी, इन सारी जमातों के लीडरान और जोमा को ये सोचना चाहिए कि ये इस वक्त अगर कोई हम अपनी अना की जंग लड़ रहे हैं, आखिरी बात मैं कर रहा हूं, कोई अना की जंग है तो उसके स्टेक्स बड़े हाँ हैं डॉक्टर साहब। ये अगर आपस की हमारी जाती लड़ाई हो तो फिर लड़े आप, लेकिन अगर स्टेक्स ये हैं कि हमारी लड़ाई में हर्ट 22 करोड़ अवाम और हमारा आइन और हमारे अदारे सब हो रहे हैं, तो फिर हमें अपनी अनाओं के बुत तोड़ के, अनाओं के केटू माउंट एवरेस्ट से थोड़ा सा नीचे आके सियासी लोगों को बैठ के सियासी फोर कॉर्नर्स में इस मसले का खुद हल निकालना चाहिए, ताकि सियासी मसाइल सियासी पैराफर्नेलिया में हल हो और जुडिशरी और एस्टैब्लिशमेंट इस चीजों से दूर हो। लेकिन ओनस सियासी लिजोमा, सियासी लीडरशिप पे है, क्योंकि जब हम अपने फैसले खुद हल नहीं करते, मजबूरन फिर कोर्ट्स में हमें जाना पड़ता है। सर ये मैं आगे जाऊंगा, लेकिन एक जुमला कहते हुए यहाँ जाता हूँ। आप भी खुश हुए हैं ये जो बेंच है उसके फैसले से, आपके लोग भी खुश हुए हैं, इमरान खान साहब भी खुश हुए, इवन कि उन्होंने चीफ जस्टिस को कौम का बाप कहा है। और सर पाकिस्तान के एक बहुत बड़ा दुश्मन, मुसलमानों का बहुत बड़ा दुश्मन, इराक़ में मुसलमानों का कातिल, अफ़गानिस्तान में मुसलमानों का कातिल ज़िल्म खलीलज़ाद भी बहुत खुश हुआ है। ज़रा उसका मैं ट्वीट पढ़ देता हूँ सर, उसके बाद मैं जाता हूँ अपने गेस्ट के पास। ज़िल्म खलीलज़ाद कहते हैं, नाउ दैट, इसका क्या रोल है सर ज़रा याद रखिएगा, नाउ दैट पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑर्डर्ड पंजाब इलेक्शन ऑन May 14, इम्प्लीमेंटिंग इट इज़ ए नेसेसरी, लफ्ज़ सुनिएगा, नेसेसरी फर्स्ट स्टेप टू अवॉइड ए मेल्ट डाउन इन द कंट्री। ये एक दुश्मन भी खुश हो रहा है सर, समझ नहीं आई है जी। मैं आता हूँ खुर्रम हामिद रोकड़ी साहब के पास। क्या कहते हैं सर, ये सूरत हाल आपके सामने है, मैं बार बार क्या रिपीट करूँ, हुकूमत ने क्या किया है, पार्लियामेंट क्या किया है, सदन ने कहाँ रोका हुआ है, इलेक्शन होगा नहीं होगा, तौहीन अदालत का केस करने जा रहे हैं, इधर रेफरेंस जा रही है चीफ जस्टिस के खिलाफ, क्या होगा सर? डॉक्टर साहब, वन बाय वन, सबसे पहले तो ये इमरान खान को, ये बाप मुबारक को, ये जो बाप बनाने वाला चक्कर है ना, ये बाप बनाएं और उसको चले, हमें उसी तरह रहने दें जैसे हम हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जुडिशरी के लिए मस्ट है कि वो ब्लेमलेस हो। कोई भी डिसीजन ऑफ जुडिशरी जो है
उसके लिए पहली शर्त यह है कि उसका ब्लेमलेस होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो 3 हमारे फाजिल काजी अकबर और साथ जो दूसरे 2 जजेज़ हैं, उनमें से एक जज वो हैं जस्टिस एजाज, जिन्होंने खुद इस बेंच से वो इसको वॉकआउट कर गए। उन्होंने कहा मैं इसका हिस्सा नहीं हूँ, और फिर दोबारा आके कैसे हिस्सा बने, ये वो क्वेश्चंस हैं जिनको वकला या इस फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को बहुत अच्छा अंदाज़ा है। तीसरी चीज़, इलेक्शन वक्त पर हों। मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि इलेक्शन वक्त पर हों का जो कॉन्सेप्ट है, ये तो इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए, अपने टाइम पे असेंबलीज टाइम पूरा करती हैं, इलेक्शन अपने वक्त पर होता। मुझे आप ये एक मोबाइल फ़ोन लेके दें, आप मुझे एक ये फ़ोन लेके दें और मुझे कहें कि आपने ये चलाना है, और मैं उसे चलाऊं भी ना, मैं उसे इस्तेमाल भी ना करूं, उसको तोड़ दूं और आप कहूं मुझे बिल्कुल इसके साथ का दूसरा मोबाइल फ़ोन लेके दें, और मेरा ये शोर हो कि मुझे आपने वो फ़ोन ले दिया, और आप ना लेके दें तो मैं किसी और के पास भाग जाऊं और वहाँ से वह फ़ोन लेके आ जाऊं और मैंने कहूँ कि मैंने बड़ा काम कर दिया। असेंबलियाँ तोड़ी क्यों? असेंबलियाँ तोड़ के इतना बड़ा केओस क्रिएट क्यों किया? उस केओस के क्रिएट करने के बाद अदालतों के अंदर जाकर जो ड्रामा इस वक्त हमारी कौम के साथ हम सारे देख रहे हैं, कौन नहीं देख रहा? अदालतें जजेस कहते हैं जजेस का एहतराम नहीं कर रहे। हमारी क्या अहमियत है कि हम कोई चीज़ कहेंगे कि हमें ये पसंद है या नहीं है? अली खान ने कहा कि जी जुडिशरी ने बहुत तारीख साज फैसला किया और जुडिशरी ने जो कमज़ोर अवाम है उसकी बात सुन ली। कमज़ोर अवाम के तो केसेस इस जुडिशरी, इसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कत्ल के, जिनके बच्चे कत्ल हुए हैं, हज़ारों केसेस इल्तवा का शिकार हैं। अदालत नंबर 1 है या अदालत नंबर 10 है, उस तक उन गरीबों की रसाई नहीं, उनके बच्चे मर्डर हो चुके हैं और वो धक्के खा रहे हैं। 55,000 55,000 केस सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में है सर, 55,000, और 22 लाख केस 2021 की रिपोर्ट के लिहाज से पूरे मुल्क में 22 लाख केस पेंडिंग है। जी सर, और ये जो 55,000 हैं, ये तमाम डॉक्टर साहब वो हैं जो गरीब अवाम है जिसका तज़किरा ये कर रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को हमें बहुत तहम्मुल के साथ सोचना पड़ेगा कि इलेक्शन वक्त पर हों, कौम का बाप, तौहीन। अच्छा, एक और चीज़, तौहीन अदालत, यानी पीछे देखे बगैर कि खुद अदालतों के साथ क्या करते रहे, और एक खातून जज का जिस गंदे तरीके से मजाक उड़ाया गया स्टेज के ऊपर खड़ा होके, और उस वक्त कोई तौहीन अदालत नहीं है। अगर तौहीन अदालत का है तो तौहीन पार्लियामेंट क्यों नहीं सोचते? तौहीन पार्लियामेंट को ये पार्लियामेंटेरियंस क्यों नहीं सोचते कि पार्लियामेंट की तौहीन हो रही है, और ये पार्लियामेंट की जो तौहीन है उसके अंदर ये शामिल हैं। और कल इन्होंने दोबारा जाके इस पार्लियामेंट में, आज मैं फवाद हसन चौधरी का बयान पीछे पढ़ रहा था, सुन रहा था बल्कि उसके ऊपर, वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट दखल क्यों दे रही है हमारे पार्लियामेंट के सिस्टम के अंदर, और हमें इन्होंने महकूम कर दिया। डॉक्टर साहब, टू कट इट शॉर्ट, जो ये मौजूदा केओस है, अभी मुझे नहीं पता कि कुछ चांद की तारीखें हैं जिनके अंदर तारीख है कि इस तारीख को इलेक्शन होगा। अली खान को भी मालूम है मैं क्या कह रहा हूँ, और आपको भी मालूम है कि फलानी तारीख को जब कुंडली निकलेगी और नीले रंग के कपड़े पहने हुए होंगे तो तब जब इलेक्शन होगा तो वो ठीक होगा। आई डोंट नो हम कौम के साथ मजाक कर क्या रहे हैं, मुल्क के साथ क्या मजाक कर रहे हैं। और ये इलेक्शन का टाइम, ये सारा जुडिशरी डिवाइडेड है। आपके 13 सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एक तरफ हैं, एक बेंच 3 रुकनी जो है वो डिसीजन दे रहा है जिसके ऊपर ब्लेम्स आ चुके हैं। जुडिशरी के लिए ब्लेमलेस होना लाजिम है। कौन कहां खेल रहा है कुछ भी नहीं छुपा हुआ। और सबसे बड़ा नुकसान जो इस वक्त तमाम मिलकर कर रहे हैं वो है पार्लियामेंट का, और इन्होंने इस पार्लियामेंट को जेपटाइज करके रख दिया, और इसका तमस्खुर, इसका मजाक उड़ा के उसको इन्होंने लाइक डस्ट दे उसको फूंके मार मार के उड़ा रहे हैं। आखिरी पॉइंट कि चलें इलेक्शन हो गया, मैं अली खान से ही पूछ लेता हूं कि इस इलेक्शन में टिकट्स किसको दे रहे हैं? वही बुजदार, यानी टिकट्स किसको दे रहे हैं? कौन सी चेंज लेके आ रहे हैं इस इलेक्शन के अंदर? इनके पास कौन सा ऐसा फार्मूला है? सेम वही एक फार्मूला है सर, एक फार्मूला है सर। यास्मीन राशिद का फोन जो है वो आया था, मसलन उसका उनका वो ऑडियो लीक हुई थी कि खान साहब ने कहा है जो जमा पार्क में बंदे लेके आएंगे उनको टिकट मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। ये सर रिकॉर्ड का हिस्सा। डॉक्टर साहब, ये सारे पॉलिटिकल स्टंट्स हैं। अच्छा, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि वो एक गाजर दिखाओ, और फिर जो नए नौदौलती टिकट्स के लिए मांगने वाले हैं वो जाके वहां पे हाजिरियां लगाएं। टिकट्स इन्होंने तमाम वही देने हैं जिनको पहले दिए थे। इनको मालूम है अगर हमने टिकट चेंज हुए पार्टी टूटती है। पता नहीं सर, इस दफा अली मोहम्मद खान को फिर मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये पूछेंगे अली मोहम्मद खान से। लेकिन सर आपने अली मोहम्मद खान, डॉक्टर साहब एक चीज
अली मोहम्मद खान के टिकट के लिए तो हम जैसे लोगों ने कोशिश की। नहीं सर, वो डिजर्व अली करते मोहम्मद थे। खान को तो पिछली अली दफा भी इन्होंने अली मोहम्मद खान अली मोहम्मद खान सर डिजर्व करता था, वो अपनी मेरिट पे आया है। सॉरी सर, मैं आगे चलता हूं, मैं आगे। सर हम कहते थे, मैं हाँ कहते होंगे, एक सेकंड डॉक्टर साहब, हम कहते थे डिजर्व करता है, इमरान फिर भी नहीं समझता था। यस सर। अच्छा सर, मैं आगे चलूंगा क्योंकि आपने deserve सारी करता है, बात इमरान की नहीं समझता अदालत था। पे की, एपी की, लेकिन हुकूमत पे कुछ नहीं की कि हुकूमत ने जो है वो मुस्तरद किया है, तो अब क्या करने जा रही है, ज़रा पूछना था आपसे। मैं ज़रा हसन रजा पाशा साहब की तरफ आ जाऊँ। सर, इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया है शेड्यूल वीड्यूल। अच्छा सर, ये 14 मई को या 15 मई को एक होने वाला है। एक तो ये आप उधर तौहीन अदालत पे जा रहे हैं, इधर हुकूमत जो है वो मुस्तरद कर चुकी है, पार्लियामेंट का कानून बन चुका है और जाहिर है वो भी आ जाएगा कुछ दिनों में। कब तक रोक सकेंगे? क्या देखते हैं सर आगे क्या होने वाला है? आपसे ज़्यादा कौन देखेगा सर? डॉक्टर साहब, इत्तफाक से बल्कि हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे बीच एक पार्लियामेंटेरियन भी तशरीफ़ रखते हैं, अली मोहम्मद ख़ान साहब। और सबसे बड़ा कसूर मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंटेरियंस का होता है, जो कि अपने मामलात को अदालतों में लेके जाते हैं, जो कि नहीं जाने चाहिए। सबसे अच्छा फोरम इन मामलात को सेटल करने के लिए अगर कोई है तो वो पार्लियामेंट है। इन्होंने इंतहाई जज्बाती कदम उठाया और सबसे पहले कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दे दिए। मुझे अली मोहम्मद ख़ान साहब की तकरीर याद है, बड़ी तारीख़ी तकरीर इन्होंने की थी, बड़ी इम्प्रेसिव। लेकिन अफसोस ये है कि उन अल्फाज पे ये कायम नहीं रह सके और इन्होंने फिर गलती का एहसास किया और वापस आने के लिए तगदो की और इनको अदालतों से रिलीफ भी मिला। बड़ा अच्छा रिलीफ था, होना चाहिए और इनको पार्लियामेंट में ही जंग लड़नी चाहिए। ये मामला भी जो अभी आया है, इसे भी पार्लियामान ने में हल हो सकता था, लेकिन नहीं हो सका इनके पार्लियामेंट से बाहर होने की वजह से। और अगर गवर्नमेंट ने जो आज इत्तेहाद है, एक हुकूमती इत्तेहाद जिसको कहते हैं, उन्होंने जो कानून बनाया है वो इसी वजह से बनाया है कि जब उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, उन्होंने फुल कोर्ट बेंच बनाने की दरख्वास्त दी जो मंजूर ना हुई, दोबारा की जो मंजूर ना हुई, चौथी दफ़ा की मंजूर ना हुई, और फिर उन्होंने एक ऑनरेबल जज की मौजूदगी पे भी एतराज़ किया, उनको 22 तक कहा, वो दरख्वास्त भी मंजूर ना हुई। तो अब मुझे बताएं कि ये कहाँ जाते? लामाला तौर पे इन्होंने पार्लियामान का रुख किया और वहाँ से एक कानून मंजूर कराया, और उस कानून पे इंटरेस्टिंगली आप यकीन कर लें कि एक हमारे वकला बिरादरी की एक बहुत मजबूत आवाज़ हामिद ख़ान साहब, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मैं उनकी, उन्होंने भी इस कानून के हवाले से यही बात की कि ये हमारा कई डिकेड से मुतालबा रहा है कि ये कानून होना चाहिए। मसलन 184(3) की अपील प्रोवाइड नहीं थी, इसमें मुहैया की गई है, और ये बहुत ज़रूरी था। आर्टिकल 10A की नफ़ी हो रही थी अपील का हक ना मिलने की वजह से। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ एक बात करते हैं कि टाइमिंग नहीं सही थी। टाइमिंग इसलिए सही नहीं थी कि अगर अदालतें बात इनकी मान लेते, हुकूमत की सुन लेते, तो फिर शायद ये कानून भी ना बनता, ये रूल्स में तब्दीली भी ना आती, और आज जो एक तफरीक की सूरत हाल पूरी कौम में, अदलिया में, हर जगह पे नज़र आ रही है, वो ना होती। मैं अभी भी ये समझता हूँ सर उस कानून का क्या हुआ सर? उस कानून का क्या हुआ सर? जो बन तो गया, वो कानून बन गया, उस कानून की औकात क्या है सर? बताएं ना, उस कानून की क्या औकात है? उस कानून की औकात देखिए, पार्लियामान सुप्रीम है, पार्लियामान के दोनों ऐवानों ने उसको मंजूर किया है। सदर ने जो कि एक सेरेमोनियल पोजीशन पे बैठे हुए हैं, उन्होंने उस कानून को जो पार्लियामेंट के अवामी नुमाइंदों ने जनाब, मुझे सवाल करने दें सर, कि मुझे ये बताएं, लोग ये मुझसे पूछते हैं, हम आप तक लाते हैं, आप तक भी आता है कि जनाब सेनेट
एंड कौमी असम्बली में अवामी नुमाइंदे एक कानून पास करते हैं जो उनका राइट है, वो कानून सदर उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक देता है उस वक्त तक जब तक उस रोक सकता है। मतलब उस कानून की क्या औकात है सर? यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने फैसला दे दिया 184(3) के तहत, फिर दो जजेस मौजिज ने जो जजमेंट दिया, आप तो सर लॉयर हैं, जजमेंट को ना सर्कुलर से खत्म किया जा सकता है ना किसी और जजमेंट से खत्म किया जा सकता है। तो ये हो क्या रहा है सर? यही तो पूछ रहा हूं आपसे। देखिए, मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि सदर साहब के पास यही इख्तियार है कि वो 10 दिन तक रख सकते हैं, फिर उनके पास यही इख्तियार है कि वो वापस भेज सकते हैं। जी सर। और पार्लिमान के पास फिर इख्तियार है कि वो दोनों ऐवानों का मुश्तरका इजलास बुला के दोबारा सदर साहब को भेज सकते हैं। फिर और सदर साहब के पास फिर 10 दिन का इख्तियार है और उसके बाद ये कानून ऑटोमेटिकली बन जाना है और फिर स्ट्राइक डाउन हो जाएगा। इस कानून को इस वक्त फिर स्ट्राइक डाउन हो जाएगा सर, नहीं सकता। फिर स्ट्राइक डाउन हो जाएगा। वहां जो जिस किस्म का मिजाज है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का, आप समझते हैं कि ये कानून वहां रह सकेगा? वो 1 मिनट में अली मोहम्मद लेके जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में उसको देंगे और कहेंगे ये आइन और कानून के खिलाफ है और इसको जो है वो स्ट्राइक डाउन किया जाए और वो स्ट्राइक डाउन हो जाएगा। फिर क्या करेंगे सर? जी बिल्कुल, ये स्ट्राइक डाउन करने के लिए जाएगा। छुरियां चाकू सारे तेज हो चुके हैं लेकिन एक बात जो बड़ी बारीक सी है जो आपको मैं गुजारिश कर रहा हूं, और वो ये है कि रूल्स के तहत 3 रुकनी कमेटी ने बेंच बनाने हैं और जिसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब और 2 सर वो इम्प्लीमेंट होगा ना, वो इम्प्लीमेंट होगा तब होगा ना सर। लेकिन सवाल ये है कि बात ये है कि जब ये बन जाना है उस दिन स्ट्राइक नहीं हो सकता, स्ट्राइक डाउन नहीं किया जा सकता। इट विल टेक टाइम। अभी आप देखें एक और बात, मैं एक इंटरेस्टिंग सी बात आपके सामने रखता हूं। मैं आज भी ढूंढता रहा, मुझे वो ऑर्डर नहीं मिला 6 रुकनी बेंच का। अब देखें 2 रुकनी बेंच ने एक फैसला दे दिया जिसमें जस्टिस काजी फाइज साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब थे, जिन्होंने ये कहा कि 184(3) के जितने केसेस पेंडिंग है उनको एज इट इज़ रहने दें, इनको फिलहाल ना लगाएं। एनेक्टमेंट हो रही है लॉ की, उसके बाद एक ऑर्डर आ गया। उसको पहले तो एक सर्कुलर जारी हुआ। सर्कुलर किस तरह ओवर राइडिंग इफेक्ट कर सकता है एक जुडिशियल ऑर्डर पे। फिर ये हुआ कि कल सुबह का जो 3 रुकनी बेंच का ऑर्डर आया उसमें उन्होंने कहा कि ये जो उस बेंच का फैसला है काजी फाइज साहब, उनके नाम लिखे हैं बाकायदा कि उनके फैसला इनइफेक्टिव है, इनइफेक्टिव करार दिया गया। वो अभी उसकी स्याही खुश्क नहीं हुई तो 6 रुकनी बेंच बना दिया गया। अब मेरा सवाल डॉक्टर साहब ये है, आप भी थोड़े से वकील हैं और अली मोहम्मद साहब भी माशाल्लाह लॉ ग्रेजुएट है और इंजीनियर भी हैं, ये पुल का किरदार अदा कर सकते हैं अगर पुल बना नहीं सकते तो। देखें जो 6 रुकनी बेंच है वो बना है, क्या कोई पिटीशन आई है, कोई रिव्यू आया है, कोई अपील आई है या कोई एप्लीकेशन आई है या एक सादे कागज़ पे कोई एप्लीकेशन आई हो? हमें नहीं पता चला इस वक्त तक कि वो मिस्ट्री है कि वो क्या 184(3) की जुरिसडिक्शन अज्यूम करके वो बनाया गया है। ठीक है, अगर वो 184(3) की जुरिसडिक्शन अज्यूम करके बनाया गया है तो फिर जो काजी फाइज साहब का और अमीनुद्दीन साहब का जो फैसला है उसकी नफी हो रही है। ठीक है, ठीक है तो सर, ये चीजें अभी सॉर्ट आउट होनी है। ये सॉर्ट आउट होनी है। मैं आगे चलूंगा। मैंने आपसे हुज्जत किया, आपसे सवाल पूछा क्योंकि आप माहिर हैं, लोग सवाल उठाते हैं। मैं आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करूंगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। अली मोहम्मद खान, आपके पास 4 मिनट है। 2 सवाल आपके सामने रखता हूं सर, और वो ये है, एक तो ये है कि सर चीफ जस्टिस जाएंगे या वज़ीर आज़म और काबीना जाएगी? दोनों में से एक लग रहा है कि जाना है, तो आपके लिहाज से कौन जाएगा? एक तो ये, और दूसरा सर पार्लियामेंट में कानून साजी हुई है, उस कानून साजी को सदर साहब रोके हुए हैं सर, ये क्या अमल है सर? क्या कहेंगे इसके ऊपर? डॉक्टर साहब, चीफ जस्टिस साहब क्यों जाएंगे? इस मुल्क के काजी कुजाद हैं और वो अपना वक्त पूरा करके जाएंगे और उसके बाद सीनियर मोस्ट
जो भी जज साहब हैं वो आएंगे, अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। और काबीना को जाने की क्या जरूरत है? काबीना क्यों जाए? काबीना आइन पे अमल करे। आपने तौहीन अदालत का केस कर दिया है, उन्होंने इसको मुस्तरद कर दिया, फिर आप कह रहे हैं क्यों जाए? डॉक्टर साहब, कल इसकी चहमगोइयां चल रही थी, लेकिन मेरे ख्याल में काबीना एक पेज पे नहीं थी, और कुछ शायद अंदर कोई सेन वॉइस होगी, एक या दो या जितने भी हैं, कि जो एलाइज हैं मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने शायद ये मशवरा नहीं दिया कि काबीना जो है इन टोटो जाके सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में ये कहे कि हम नहीं मानते। आप अपीलों में जा सकते हैं, आप रिव्यू में जा सकते हैं, वो आपके पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल सर फवाद चौधरी साहब तर्जुमान हैं, वो कह रहे हैं कि हम काबीना के खिलाफ तौहीन अदालत का केस करने जा रहे हैं। तो काबीना है ना सर, फेडरल गवर्नमेंट, वजीर आज़म प्लस काबीना, उन्हें मुस्तरद किया है ना सर। किसी ने ये नहीं कहा कि हम इस पे साइन करते हैं, डिसेंट नोट डालते हैं, पूरी काबीना जिम्मेदार है, और फवाद चौधरी ने पूरी काबीना का है। तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि चीफ जस्टिस रेफरेंस पे जाएंगे या काबीना तौहीन अदालत पे जाएगी? ज़रा जल्दी से बता दें सर। डॉक्टर साहब, जल्दी से तो कोई काम नहीं हो सकता, हर काम अपने वक्त पे होता है। सूरज भी कल अपने वक्त पे ही निकलेगा, सहरी भी करनी है। देखें, जब काबीना इतनी हिम्मत पकड़ेगी, और मेरे ख्याल में अल्लाह उनको वो हिम्मत ना दे, क्योंकि वो उनकी और पाकिस्तान की सियासत के लिए अच्छा नहीं है कि वो एक एलामिया जारी करें ऑफिशियल कि हम नहीं मानते। अब जब तक एलामिया नहीं है तब तक तो तौहीन नहीं है। हाँ, ये है कि अगर हुकूमत हिंड्रेंस डालती है, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो आज अपनी एक हद तक जिम्मेदारी पूरी की है, लेकिन अगर जो जिम्मेदारी डाली है कल ऑनरेबल कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, कि जो फाइनेंस डिवीजन है, वजारत खजाना है, उन्होंने फाइनेंसेस रिलीज करने हैं, और जो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री है और इंटीरियर मिनिस्ट्री है, जिनका काम प्रोटेक्शन देना है, पर्सनल देना है, उनके जिम्मे का काम जिस डेट पे है, अगर वहां पे वो नहीं करते तो फिर सवाल पैदा होगा, बुलाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फिर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी सुप्रीम कोर्ट को, और वहां पे फिर सेक्रेटरी साहबान आएंगे, वो जवाब देंगे। अगर वो फॉलो नहीं करते, आज की तारीख में तो इलेक्शन कमीशन फॉलो कर रही है, मेरे ख्याल में दिस इज अ गुड ओमेन। लेकिन सर एक अच्छा सा सवाल है। एक चीज और सर, सुने बोले। देखें, इस वक्त मुल्क में एक तरह से आग लगी हुई है, चैट शोज में, टॉक शोज में, और जो सियासतदान हैं, सर किसने लगाई है? सर किसने लगाई है आग? सर मुझे अपनी बात करने देना, मुझे अपनी बात करने दें, मुझे सर अपनी बात करने दें। अच्छा चले, टाइम कम है, बोले सर बोले। एक तो आजकल जो यूट्यूब का भी जमाना है, यूट्यूबर्स जो हैं वो भी बैठे होते हैं, जाहिर है उन्होंने कुछ ना कुछ बेचना होता है। तो एक चीज मैं उनको कहूंगा कि हम अपनी दुकान सब चमकाएं, पाकिस्तान की कीमत पे नहीं, सही है, जमहूरियत की कीमत पे नहीं, सही है, आइन की कीमत पे नहीं, सही है। हम इस आग पे पानी डालें, सियासतदान बैठें, सही, मसाइल का हल निकालें, जल्द या बदेर इलेक्शन में जाना है। ठीक। मैंने कल सुप्रीम कोर्ट के अहाते में लाइट नोट में एक बात की थी, मुझसे पूछा गया, सुना था एक बच्ची, एक खातून जर्नलिस्ट ने पूछा कि पीडीएम के जो हमारे ये दोस्त हैं, भाई लोग, ये क्यों नहीं अवाम के पास जाते, क्यों डरते हैं? मैंने कहा इसलिए डरते हैं, जिस तरह एक शरीर बच्चा अपने उस्ताद के सामने नहीं जा सकता, तो क्योंकि उसने कोई शरारत की होती है, तो ये शरीर, सियासत के शरीर बच्चे जो हैं, ये अवाम के पास इसलिए नहीं जा सकते। अगला जवाब बहुत खूबसूरत बात की आपने। अगला जवाब वो मैंने सुना था, आप वाकई बड़ी जबरदस्त बात की है। सदर साहब एक लीगल, आईनी, कानूनी कानून साजी को क्यों रोके हुए? बस सर आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट। सर मैं 40 सेकंड में जवाब दे दूं। सदर मुमलिकत जितने कोई हमारी पार्लियामेंट आईनी है, उतना ही सदर भी आईनी है, बल्कि वो तो जो है फेडरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, चारों सूबे प्लस सेंटर उनको वोट करता है, तो आपका एक सदर मुमलिकत बनता है। सर रोकना, सदर साहब के पास एक आईनी लिमिट है, जिसके अंदर वो इस लॉ को जांचेंगे, उनके पास अपनी लीगल टीम है, उसको देखेंगे। आईन ने उनको उसको देखें, अगर वो मुनासिब समझते हैं तो उसको करेंगे, नहीं तो वो वापस पार्लियामेंट में। आई एग्री सर, आई एग्री। खुशी के लिए आपने क्या खूबसूरत, आपने बहुत खूबसूरत जवाब दिया। ये एक नुक्ता और भी ले लें, आपकी खुशी के लिए, आपकी रात और नींद बड़ी अच्छी आएगी। सदर साहब के पास एक और भी इख्तियार है, आर्टिकल 186 के तहत, बजाय कि पार्लियामेंट को भेजें, वो चीफ जस्टिस एडवाइस ले लें। हाँ,
जी कि मुझे इस पे पता आप है, advice मुझे की कि पता क्या है, ये constitution के मुताबिक है या नहीं, 63 तो वो भी एक option पहले भी मौजूद है। 63A में एडवाइजरी जुरिडिक्शन को इस्तेमाल किया। एडवाइजरी डॉक्टर साहब, हुनूस वो दिल्ली चीफ दूर है। जस्टिस का एडवाइस था जिसको हुक्म समझकर सबने मान लिया। आज हुकूमत पछता रही है, रो रही है कि उसने एडवाइजरी जुरिडिक्शन के तहत एडवाइस को, जो कि मैंडेटरी नहीं था, मान तो लिया। डॉक्टर साहब, बहुत मेरे शुक्रिया। बड़े मैं भाई, जरा टाइम डॉक्टर कम है साहब, मेरे सर, बड़े भाई मैं कातिल टाइम मुबारक कम हैं है सर, और टाइम हुनूस दिल्ली दूर है। टाइम कम है। खुरम रोकड़ी साहब, आपके पास भी 4 मिनट है, जरा जल्दी से निपटाएं सर। क्या होने वाला है सर, क्या करने जा रहे हैं, हुकूमत क्या करने जा रही है, हुकूमत के बारे में कुछ नहीं कह रही। सर गवर्नमेंट जो आज का इनका इजलास था शाम वाला, वो ज़्यादा अहम है और मेरा ख्याल में कन्फ्रंट्रेशन की तरफ चीज़ जाएगी। दिस इज़ व्हाट आई अज्यूम। और जब कन्फ्रंट्रेशन की तरफ चीज़ जाएगी तो पार्लियामेंट और जुडिशरी का ये जो नया मैच पड़ेगा, उसके अंदर वो 13 जजेस एक साइड पे, ये 3 जजेस एक साइड पे, पार्लियामेंट एक साइड पे, ये एक नया केओस की एक फाइनल जो स्टेज है, मेरे ख्याल में हम उसको एक अगले 1-2 दिन के अंदर उस फाइनल स्टेज ऑफ केओस में चले जाएंगे। जो आपने कहा था आग लगाने की बात, अली खान ने जो कहा था, यानी जो आग लगाई गई थी इमरान खान की तरफ से इस मुल्क को और पूरे सिस्टम को, उस आग लगने की फाइनल स्टेजेस के ऊपर आई थिंक आज के इस इजलास के बाद कल से वो चीज शुरू हो जाएगी। अल्लाह ताला इस मुल्क पर रहम करे। अच्छा सर, जाएगा दूसरा कौन? चीज, आप अली खान कह रहे थे यस, बोले बोले बोले। आग बुझाएगा सर? नहीं, मैं कह सर, रहा था मैं जाएगा मैं कौन अपना सर, पॉइंट को जाएगा कंक्लूड कौन? भी करता हूं। टाइम नहीं है, जाएगा सर, कौन? देखिए, चीफ अब जस्टिस ये साहब वो- जाएंगे या वजीर आजम मुझे जाएंगे? यानी इस सर देखें, वजीर आजम, पार्लियामेंट इज मोर स्ट्रॉन्गर देन देम। पार्लियामेंट इज मोर स्ट्रॉन्गर देन देम। आईन और पार्लियामेंट कानून? का ये वाहिद पार्लियामेंट है जिसके पार्लियामेंटेरियंस को अपनी पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी का एहसास नहीं है, इसलिए छोड़ के चले गए चले, उसको। चले। डॉक्टर साहब, मैं आखिरी पॉइंट को जी, कंक्लूड जी, करता हूं जी सर। कि इमरान खान का बिलीफ पार्लियामेंट, जुडिशियल सिस्टम, डेमोक्रेसी, एथिक्स, इमरान खान का ये बिलीफ नहीं है। इमरान खान का बिलीफ है थियोक्रेसी। वो अच्छा। थियोक्रेसी के अंदर बिलीफ रखते हुए एक नए डॉगमेटिक कल्ट का ज़हूर कर दिया। ठीक है। उसका बिलीव इन पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट्स और इन चीजों पे बिलीफ होता छोड़ता ही ना। ठीक है। आई थिंक कि जो आग लगाई गई थी ठीक। वो कल से एक भयानक सूरत इख्तियार करेगी। ठीक है, इख्तियार करेगी। तो उन्होंने तो आर्मी चीफ को भी कहा था कि फौज का सरबरा कौम का बाप होता है। अब उन्होंने कह दिया है कि जी जुडिशरी के ये हवाले से- बाप इनको मुबारक हो डॉक्टर साहब। हाँ, ये इनको- बाप वो जो डॉक्टर साहब, मैं जो तो कौम को गालियां दे उस रहा बाप को हूं, मैं निकल रही हैं, कौम ये को इस दे बात रहा हूं। को एक भी छोटा सा निकलेंगी। ब्रेक लेता हूं, हसन रजा पाशा के पास एक बहुत अहम सवाल लेके आता हूं। एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। हसन रजा पाशा साहब, एक टेक्निकल चीज़ है, मुझे समझना है आपसे। एक तो ये कि सर इलेक्शन कमीशन ने तो शेड्यूल जारी कर दिया है और आपके हुकूमत मुस्तरद कर चुकी है, तो अब होगा क्या? एक तरफ तो ये ज़रा सा मुझे पूछना है कि क्या इलेक्शन होंगे? इलेक्शन कमीशन ने तो ऐलान कर दिया है, ये उसी का काम है। दूसरी तरफ सर ये जो कागजात नामजदगी है वो तो जमा हो चुकी है सर, और 30 अप्रैल को इलेक्शन होना था। अब 15 मई को अगर इलेक्शन होते हैं तो आइन के लिहाज से 122 दिन तो उससे निकल जाएंगे। ये तो आइन इसकी इजाज़त नहीं देता है। क्या कहेंगे सर? इसमें डॉक्टर साहब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये डेट दी है, और बल्कि लास्ट टाइम तो ये कहा था, डायरेक्शन दी थी कि आप डेट दें सदर साहब से मशवरा करके, और उस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सदर साहब को 30 अप्रैल की डेट बताई थी, जो कि वो अनाउंस हो गई, और फिर नॉमिनेशन पेपर्स अकॉर्डिंगली फाइल हुए। अब वहीं से काम शुरू हुआ। स्केड्यूल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खुद ही दे दिया। ये भी एक क्या राय की जा रही है कि शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात पे तजावज़ किया। बहरहाल ये अब जिनके इख्तियारात पे तजावज़ हुआ या वो नहीं समझते कि हुआ, जो भी है, उन्होंने एक डेट 14 मई की जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दी थी उसकी वेरीफाई कर दिया, उसको सर्टिफाई कर दिया, और उस पर कह दिया कि अब उस पर इलेक्शन होंगे। अब 10 तारीख तक वो ये डायरेक्शन थी कि 21 अरब रुपया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में आ जाए,
और वो डायरेक्शन दी गई थी फाइनेंस मिनिस्ट्री को। फाइनेंस सेक्रेटरी साहब नहीं थे, एडिशनल सेक्रेटरी साहब थे, उनको कहा गया अब पहला मरला इस आर्डर की जो है वो उसको उसकी तकमील के लिए पहला मरला जो है वो 10 तारीख को आ रहा है, अभी 3-4 दिन के बाद, और 10 तारीख तक ही टाइम दिया गया है कि जिनके नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट हुए हैं या कोई ऐसा ऑब्जेक्शन है तो उनके खिलाफ अपील 10 तारीख तक हो सकती है। और वो पहले ही वो ट्रिब्यूनल ऑलरेडी नॉमिनेट हुए थे जिनके पास ये होना है। इलेक्शन कमीशन ने तो खैर अपना काम कर दिया, लेकिन जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि हुकूमती इत्तेहाद सिर्फ इस इंतज़ार में है कि शायद सदर साहब कोई उस पर दस्तखत कर दें, जिसका उन्होंने पार्लियामेंट में भी इस चीज़ का इयादा किया और डिमांड की सदर मुमलिकत से कि आप इसको दबा के ना रखें, इस पे दस्तखत कर दें। लेकिन सर अगर नहीं भी करते हैं तो 1 मई को वो लागू हो जाएगा कानून, ड्यूरेशन कंप्लीट जी लागू हो जाएगा और उसकी अपील फिर प्रोवाइडेड होगी। इसकी जो 184(3) की सूरत में जो अभी फैसला आया है उसकी अपील प्रोवाइडेड है, वो 1 महीने की वो टाइम लेके वो कर देंगे। लेकिन दोनों साइड से इधर सुप्रीम कोर्ट भी लगता है कि इस तरह नहीं बैठी हुई, वो इसको भी जांच रहे हैं, क्योंकि जितनी जल्दबाजी में ये फैसला किया गया है, हर्रिडली फैसला किया गया है, वो सिर्फ उस चीज़ को कवर करने के लिए कि हुकूमती इत्तेहाद को ये टाइम ना मिल सके कि वो उसको अपील कर सके, और तभी जो है वो देखें। और एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसकी तरफ किसी की नज़र नहीं गई, वो ये है कि परसों जब एडजर्नमेंट दी गई तो साथ ये कहा गया कि कल सेक्रेटरी डिफेंस अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे, लेकिन वो रिपोर्ट किसी भी फरीक को नहीं दिखाई गई। इवन अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को भी एतमाद में नहीं लिया गया। वो हुकूमत के वो प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर थे, उनको दिखा देना चाहिए था, उसमें कोई अमर माने नहीं था। और ना ही इस शॉर्ट आर्डर में उस रिपोर्ट का कोई जिक्र किया गया कि रिपोर्ट आई थी, झूठी थी, सच्ची थी, या उसमें क्या क्या जो है वो राज क्या क्या हकायक सामने लाए गए, और अगर उनको हम साइड पे कर रहे हैं, उनको इग्नोर कर रहे हैं, और ये जस्टिफिकेशन कहीं नहीं दी गई कि हम क्यों इस तरह कर रहे हैं। बहरहाल ये चीज़ें अभी फिर मैं देख रहा हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट में एक दफ़ा फिर मैदान सजेगा, वो 10 तारीख के बाद सजे या 2-4-5 दिन। सर रेफरेंस का क्या होगा जो हुकूमत लेके जा रही है रेफरेंस चीफ जस्टिस के खिलाफ? ये सर मैं इसके मतलब कुछ नहीं कह सकता। रेफरेंस हुकूमत का कोई अभी तक कुछ किसी जिम्मेदार कॉन्क्रीट शख्सियत ने कोई सर राना सनाउल्लाह को आप जिम्मेदार नहीं कह रहे सर, राना सनाउल्लाह इंटीरियर मिनिस्टर बना दिया। मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी ख्वाहिश का इजहार ज़रूर किया कि होना चाहिए, और राना सनाउल्लाह साहब ने भी इन यानी क्लियर कट वर्ड्स में ये नहीं कहा कि वी आर गोइंग टू फायर रेफरेंस अगेंस्ट ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अगर ले जाएं हम सोच रहे हैं हम करेंगे, तो ये सोच पे या सोचने पे अगर ऐसा हुआ तो फिर सर एक अब मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड है जी। देखिए ऐसा हुआ तो इसके लिए कुछ सॉलिड एविडेंस चाहिए। सिर्फ इस बात पे कि किसी फरीक के खिलाफ फैसला आ रहा है तो इस बुनियाद पे रेफरेंस नहीं हो सकता। बिल्कुल सबसे